गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में जितना कोर्स हमारा हो चुका है वो आपके रजिस्टर में कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। जितना भी हमने अभी कर लिया है कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसे आपको लर्निंग भी करते रहना है। जब भी आप स्कूल में आएंगे तो आप अपने रजिस्टर को लेकर आइए और चेक करवाइए। इससे आपकी इंटरनल जो मार्किंग होगी उस पर इफ़ेक्ट होगा और जो आपकी ग्रेड होगी वह भी डिसाइड की जाएगी। इसलिए आपको अपने रजिस्टर को कंप्लीट रखना है और जितना भी हमारा होता जा रहा है कोर्स उसको आप रेगुलरली लर्निंग भी करते रहिए। तो आइए अब हम देखते हैं हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर फर्स्ट से लेकर के तो चैप्टर डायरेक्टिंग तक हमारा कंप्लीट है। मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अभी कंट्रोलिंग का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, जिसे हमने इंट्रोडक्शन देखा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रोसेस होती है उसके सारे पॉइंट्स हमको सीक्वेंस में लर्न करना है। जितने भी स्टेप्स है उसको बाय डायग्राम यहाँ क्लियर किया हुआ है। इसके एक एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ करके और इसे लर्न करेंगे। इसके बाद जो हमारा अब नया स्टार्ट होने वाला है वो है टेक्निक्स और मेथड्स और सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग। सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग मतलब जो नियंत्रण की प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए। तो इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट है जनरल टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, सेकंड है स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड थर्ड है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इनके जनरल टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। जो सामान्य प्रणालियां हैं, सामान्य तकनीकें हैं या जो पारंपरिक प्रणाली है कंट्रोलिंग की, उसके पॉइंट्स को हम देख चुके थे। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बाय मोटिवेशन, सेकंड कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन, थर्ड कंट्रोल बाय ऑडिटिंग। इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग। कंट्रोल बाय पॉलिसीज, कंट्रोल बाय सेटिंग एग्जांपल्स, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल बाय रिटर्न ऑर्डर, कंट्रोल बाय डिफाइनिंग ड्यूटीज, कंट्रोल बाय डिसिप्लिनरी एक्शन एंड अदर टेक्निक्स। ये सारी जो टेक्निक्स थी ये जनरल टेक्निक्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो है स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। स्पेसिफिक टेक्निक्स में वह टेक्निक या वह प्रणालियाँ आती है जो हम विशेष रूप से किसी एक डिपार्टमेंट के लिए या किसी एक विभाग के लिए उसे हम अप्लाई करते हैं। तो there are number of techniques developed by modern managers for controlling the business activities. These various techniques are as under: budgetary control, cost control, quality control, material control, production control and break-even analysis. तो अब एक एक पॉइंट को हम डिस्क्रिप्शन से या विस्तृत रूप में समझेंगे। First, budgetary control. Under these techniques of control, budgets are prepared for various activities of the business. Budget provides standard of performance, comparison of actual performance with corresponding budgeted performance indicates deviations, if any. Steps are then taken to stop their recurrence in the future. Some of the example of various types of budget are capital budget, cash budget, production budget, purchase budget, sales budget, advertisement budget, etc. इस प्रकार से जो बजट होता है आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। बजट अर्थात पहले से जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कौन से मद पर कौन सा खर्च करना है या किस लिमिट तक खर्चे करने हैं। तो बजट नियंत्रण का भी आशय बजट के अंतर्गत जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, निर्धारित प्रमाप हैं, जो हमने प्रमाप निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हम किस विधि को अपनाएं, उस कार्यविधि या उस प्रोसीजर के जो कंट्रोल के नियम होते हैं वही बजटरी नियम कहलाते हैं या नियंत्रण कहलाता है।
बजट एक प्रकार के अनुमानों तथा वास्तविक जो परिणाम होते हैं उनकी तुलना या कंपैरिजन करने की एक प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो उसमें डेविएशंस आए हैं, जो उनमें विचलन आए हैं, उनका पता लगाना और उनके कारणों को दूर करना। इस प्रकार से जब हम बजट कंट्रोल करते हैं तो किसी भी बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको जब हम पहले से प्लान करते हैं और जिसके अनुसार ही बिजनेस को हम कंट्रोल करें, तो जब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम पूरी तरह से उन पे जितना खर्च हमने सोचा गया था उतना ही लगता है तो हमारा वह अनुमान सही होता है। तो इस प्रकार से जो बजट कंट्रोल होता है उसे हम बजट को पहले से निर्धारित कर लिया जाता है और उसके हिसाब से ही फिर उन पे खर्चे किए जाते हैं और उसके अनुसार ही उन पर हम जो भी प्रोसेस अपनाई जाती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। तो उस पे जब हम कंट्रोल बनाए रखते हैं तो वो बजट नियंत्रण कहलाता है। बजट नियंत्रण में या बजट कंट्रोलिंग में कैपिटल बजट आता है, प्रोडक्शन बजट होगा, परचेज बजट होगा, सेल्स बजट एंड एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन बजट भी आते हैं। इस प्रकार से जो पूंजी बजट होता है, जो हम कैपिटल डिसाइड करते हैं उसमें ही पहले से हम बजट को निर्धारित करते हैं कि किस लिमिट तक हम अपनी पूंजी को लगाएंगे। तो इस प्रकार एक एक जो विभाग होता है उसके संबंधित उनके बजट को निर्धारित किया जाता है और उसी के हिसाब से फिर उसमें पूरी प्रोसेस को करवाया जाता है। तो उन पे जब कंट्रोल बनाए रखा जाता है तो वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पूरी तरह से अपने सभी पहलुओं को, जितने भी खर्चे कर रहे हैं उनके सभी, जितना उन्होंने पैसा लगाया है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च किया है और बाकी उन्होंने पूरी मितव्ययता बनाए रखी है, तो ऐसे ही व्यक्ति को वहाँ बजट कंट्रोल के लिए रखा जाता है। बजटरी कंट्रोल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या यूटिलिटी है या इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस है, वे यहाँ पर समझाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स को देखते हैं। इनकरेज एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर बिजनेस प्रॉब्लम। Second, established control on all managerial activities for fulfilling specific objectives. Third, establishing sound organization and efficient management for solving various economic problems. Fourth, identifies deviations from the standard and help in taking corrective steps. Helps in the most economical use of material, labor and control the related expenses to find out to what extent finance will be needed and arranging funds. Next, budget content target in definite and exact terms. This makes planning more accurate and free from bias. फ्यूचर बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम एंटिसिपेट करें, मतलब व्यापार की जो भावी समस्याएं हैं उन्हें पहले से ही विचार कर लें और विचार करने की जो हमारी शक्ति है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कंट्रोलिंग करने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए हम इंसिस्ट करें या एग्री करें कि वे भविष्य में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उनका पहले से ही विचार कर लें। जितने भी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्राप्ति के लिए भी मैनेजमेंट की सभी क्रियाओं पर, एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल बनाए रखना और उन्हें कंट्रोल को स्थापित भी करना। जो हमारी हायर एफिशिएंसी है उनको प्राप्त करना और जो हमारी संस्था का उद्देश्य है या विभिन्न जितनी भी हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हल करने में पूरा योगदान देना एक अच्छे संगठन या एक अच्छे मैनेजमेंट का वर्क होता है। तो इसलिए उस मैनेजमेंट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की हम स्थापना करें जिसमें कि यह सारी एफिशिएंसी लगाकर कार्य करने की पूरी तरह से आदत हो और उन्हें कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी एक ऐसे कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हों जो खुद भी अपनी एफिशिएंसी को पूरा करते हैं, अपनी जितनी भी समस्याएं उन्हें दूर करके और स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा होती है इंटरनल दूसरे बिजनेस से उसे भी कंप्लीट करवा पाएँ। जितनी भी स्टैंडर्ड हमने पता किए हैं,
जो हमने पहले से डिसाइड किए हैं वो निर्धारित प्रमापों के जो हमारे डेविएशंस आ रहे हैं, जिसमें कुछ कमियां आ रही है या कुछ उसमें गलतियां आती है, तो उनका पहले से पता लगाना और उन समस्याओं के निराकरण के लिए पहले से व्यवस्था कर लेना। इसके लिए एक अच्छे नियंत्रणकर्ता को इतना कुशल होना चाहिए कि आने वाली किसी भी समस्या का पहले से विचार कर ले और उसे दूर करने के लिए भी उसमें कुछ अपनी व्यवस्थाएं रखे। जितनी भी हमारी सामग्री है, मटेरियल है, लेबर है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबसे संबंधित उसमें जो सर्वोत्तम उपयोग करवाने के लिए हम प्लान करते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम सारे पहलुओं को, बिजनेस में जितनी भी मटेरियल आता है, लेबर्स आती है, जो कैपिटल जिसने लगाई है उनकी समस्याएं होती है, उन सब का पहले से ही सोच विचार करके और उचित निर्णय लिए जाने चाहिए। इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि हमें कब और किस सीमा पर कितने पैसों की आवश्यकता होगी और कितने वित्त की हमें और व्यवस्था करनी होगी, और उसके जो वित्त के एकत्रित करने के साधन हैं उनके बारे में भी पूरा विचार कर लेना चाहिए। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बजट या बजट के जितने भी आंकड़े होते हैं तो उनके रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उन सब खर्चों को यदि हमने एक ही हेड में लिख के रखा हुआ है तो वही हमारा बजट भी बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में भी उस खर्च के लिए उतनी अमाउंट को अलग से रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे बजट नियंत्रण के उद्देश्य हैं या महत्व होता है वो इसीलिए होता है कि हम पहले से पूरी तरह से विचार विमर्श करके जिस पर जितना खर्च करना है उसके पहले ही बारे में डिसाइड कर लें, ताकि हमें भविष्य में किसी भी तरह की पैसों की आवश्यकता हो तो उसके लिए तुरंत हमें कहीं पर व्यवस्था करने की आवश्यकता न पड़े। तो इसी प्रकार बजटरी नियंत्रण की डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस भी है। मेकिंग बजट इन डिफिकल्ट इन द initial years of the enterprises. Budget limit the organization with lot of targets. Budget is just a mean to control. It itself is not an end. Budget is based on the prediction and assumption about the future, which at times may not be true. Making budget and controlling through it is an expensive and complex process. Budget should have sufficient flexibility. In absence of it, budget become ineffective tools. इस प्रकार बजट के जो लिमिटेशंस हैं उनके अंतर्गत जो हमारे बिजनेस में प्रीलिमिनरी ईयर्स होते हैं उनमें बजटों का ठीक से पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाने के कारण हमारे बिजनेस पे उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बजट जो होता है वो पूरे उपक्रम को अनेक प्रकार की लिमिटेशंस में या औपचारिकताओं में, फॉर्मेलिटीज़ में बांध देते हैं। बजट कंट्रोलिंग जो होता है वो एक ऐसा साधन है, यदि इसे एक साध्य मान लिया जाए तो गलती नहीं होगी, क्योंकि इसे एक साधन के रूप में देखा जाता है। बजट जो होता है वो भविष्य के अनुमानों और पूर्वानुमानों पर पूरी तरह से आधारित होता है, जो कि अनेक बार सत्य भी हो सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग पूरा कार्य हो ऐसा भी संभव नहीं है। बजट जो हम बनाते हैं उसमें नियंत्रण का कार्य जो होता है वो जटिल होता है और खर्चीला या एक्सपेंसिव भी माना जाता है। बजट में जो हमारी एक्चुअल स्थिति होती है उसके अनुसार पूरी तरह से वे सारी बातें लागू हो जाए जो हमने डिसाइड की है, यह गुण बहुत कम पाया जाता है, तो उससे जो हमारे बिजनेस हो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले से हमें तैयारी करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो बजटरी कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा, ये शॉर्ट नोट के रूप में भी आपको प्रिपेयर करना है और अलग से इंडिविजुअल ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट कंट्रोल के एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस भी आपको अच्छे से याद करना है।
नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा कॉस्ट कंट्रोल। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन to the minimum possible level. Unnecessary expenses and overhead expenses are controlled and profits are increased. Hence, the main objects of cost control is to increase the profitability of the business by keeping the cost under limits. Production units primarily use this method of control. The most popular method of cost control is through standard cost control accounting. This method anticipates the standard cost of various production activities and products under normal working condition. The steps are taken to ensure that the costs remain within these limits or targets. Steps are also taken to see if cost can be further reduced from these limits. कॉस्ट कंट्रोल मतलब लागत नियंत्रण जो होगा उसका आशय उत्पादन की लागत को कम से कम करना और इसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी मिस लीड्स होते हैं, जो अनावश्यक खर्चे होते हैं, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करके और जो सही व्यय है, सही एक्सपेंसेस हैं, उनका मैक्सिमम हम प्रॉफिट उठा सकें, ले सकें, ऐसी व्यवस्था करने से है। मीन्स कॉस्ट कंट्रोल जो होगा उसका उद्देश्य प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उनको नियंत्रित करके लिमिटेड करना है या मिनिमम करना होता है। जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना खर्च कॉस्ट पर लगाना है, कितना हमें एक्सपेंसेस करना है किसी भी एक यूनिट के प्रोडक्शन पर, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो मानक लागत लेखांकन होता है उसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि हम सेटिस्फैक्टरी जो संतोषजनक कार्य दशाओं के अंतर्गत एक विशेष स्पेशल जो कार्य होता है उसको करने में हम कितनी कॉस्ट लगा दें या कितना खर्चा कर दें। इसीलिए मानक लागत लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो उन्नत कार्य तकनीकों द्वारा लागत में अधिक से अधिक कमी करना होता है। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इसी में नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स टू कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अंडर दिस मेथड बाय प्रॉपर सुपरविजन एंड एफिशिएंट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज इंश्योर्ड to be the predetermined level. In the present age of stiff competition, only those products are sold which are of good quality, and only those enterprises are able to make profits which sell a quality product. This method uses statistical chart models and techniques as a means of statistical control. No large production unit can be thought of these days which does not have proper quality control system in place. किस्म नियंत्रण जो होगा क्वालिटी कंट्रोल, उसमें माल की जो किस्म होती है, जो उसकी क्वालिटी होगी उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। जो क्वालिटी अगर हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी हुई तो निश्चित रूप से वो काफ़ी पॉपुलर होगा। क्वालिटी या किस्म को या गुण जो कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण होगा, उसकी तकनीक के अंतर्गत हमारे बिजनेस की जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है होगी उस पर बहुत ही कुशलता से नियंत्रण बनाए रखना और पूरा निरीक्षण, पूरा सुपरविज़न के माध्यम से जो पहले से हमने निर्धारित गुण वाले प्रोडक्ट का निर्माण किया है या प्रोडक्शन किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हमारी कंपटीशन चल रही है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन, वो इस युग में केवल वही माल बिकता है जो कि सेल्स की दृष्टि से बहुत अच्छी किस्म का हो। जो भी प्रोड्यूसर बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म के गुड्स को सेल करते हैं, उनकी गुडविल और सेल दोनों में ही काफ़ी वृद्धि होती जाती है और इसीलिए जो क्वालिटी कंट्रोल होता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि उत्पादित माल जो हमारा प्रोडक्शन गुड्स है उसकी क्वालिटी और उसके मेरिट्स गुड्स जो गुण होते हैं
वह पहले से ही हम जो निर्धारित किए हुए हैं उसके अनुरूप होते हैं, तो इसमें हमें कई स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे करके और गुडविल बिजनेस की बढ़ाई जा सकती है। और यदि उस किस्म के अनुरूप हमारी नहीं है, जो हमने क्वालिटी पहले डिसाइड की थी, स्टैंडर्ड जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग यदि हमारी क्वालिटी नहीं बन पाती है, तो उसके लिए हमें कई तरह से सुधार भी करने चाहिए, और सुधार करने के बाद ही हमारी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना है। तो पहले से हम डिसाइड करें, स्टैंडर्ड ऐसे बनाएं जो कि पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड वस्तु हो, किस्म ऐसी हो जो हर व्यक्ति को, कंज्यूमर्स को पसंद आए, और उसके हिसाब से ही फिर हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी किया जाना चाहिए। तो इन सब के लिए जो कंट्रोलिंग किया जाएगा वो होगा क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल मतलब होता है सामग्री। In any production unit, measure head of cost in material. The element of raw material is the main component of any product. At a time, it is almost 75% of the total cost of the product. Hence, material control becomes the important aspects of controlling and overall cost of the product, quality of the product and increasing the profit of the organization. By material we refer to not only the raw material but semi-finished and finished goods also. A proper system of material control ensure proper supply in terms of quality and quantity of the raw material, avoiding unnecessary stocks of stores and material production is sufficient quantity and quality, ensuring proper storage so that material is not spoiled, etc. Steps of material control start before the production process begins. It continues during the production activities, and it also continues after the production is over till the material is not finally sold out. A new branch of study has developed for training in materials control, that is material management. जो मटेरियल मैनेजमेंट होगा, मतलब जो सामग्री का हमारा प्रबंध होगा, वह काफ़ी कुछ इसके लिए जिम्मेदार होता है या उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक अच्छा मैनेजर ही अपने यहाँ के जो प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल बनाए रख सकता है। जो हमारे यहाँ का मटेरियल है वो किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए एक अच्छे मैनेजर के रूप में हमें यह पोस्ट को डेवलप करना पड़ा, एक नई ब्रांच को बनाया गया जिसे कि हम मटेरियल मैनेजमेंट के नाम से भी उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट में जो उत्पादन की लागत होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग सामग्री जो होती है, जो हम मटेरियल एकत्रित करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, उसके जब हम परचेस करते हैं तो उसकी किस्म किस तरह की उस पर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कैसा होगा। तो किस्म को सुधारना मतलब हमारे यहाँ मटेरियल की बेस्ट क्वालिटी हो, कॉस्ट को कम करना ताकि हमारा कम समय में, कम श्रम में, और जो संपूर्ण हमारे उत्पादन में की क्वांटिटी कितनी है इस पर भी हम मटेरियल कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मटेरियल कंट्रोलिंग में जितनी भी हमारी कच्चे माल जो रॉ मटेरियल होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम कितनी पूर्ति करें, जो हमारा मटेरियल है उसको स्टॉक के रूप में हम किस प्रकार से शो करें, उसे व्यवस्थित रखें और उचित समय पर उचित मात्रा में ही हम न्यूनतम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन को पूर्ण करवा करके और मार्केट में हम उसे दिखाएं या मार्केट में निकालें। उसके लिए हम जब आवश्यक लेखे भी रखते हैं तो वह सब मटेरियल कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही माना जाएगा, उसी का यह वर्क होगा। इसलिए इसे आजकल विस्तृत रूप में या इसके स्कोप को काफ़ी बड़ा रूप में आजकल देखा जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल रिफर्स टू डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द production of goods and services. The area of production control is so wide that it also includes techniques of quality control,
cost control and material control. Production control attempts to achieve best possible production at the minimum cost. Following two aspects are dealt in production control: how, when and how much production is to be done and by which method. Second, to ensure the production is being carried out as per the plans already made. इस प्रकार जो प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा, जितना हमारे यहाँ माल उत्पादित हुआ है उस पर कंट्रोल बनाए रखना। तो अभी उसके अभिप्राय यह होगा कि जितनी भी हमारी क्रियाओं को हमने संचालित किया है, जितने भी प्रोडक्शन से संबंधित हमने उसकी कॉस्ट जो डिसाइड की है, जितनी हमारी मटेरियल लगी है, जितना हमने उसकी किस्म या क्वालिटी के बारे में डिसाइड किया है, और इन सब के जब हम नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो वह कॉस्ट कंट्रोल की या प्रोडक्शन कंट्रोल की श्रेणी में आता है। क्योंकि हमने कितना माल बना करके और अभी रखा हुआ है, कितना प्रोडक्शन हमारा ऐसा है जो अभी फिनिश गुड्स नहीं हुआ है, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कार्य अभी चल रहा है, तो इस सब का जो टोटल होगा वह प्रोडक्शन की श्रेणी में माना जाता है। तो हमने वस्तु को कब, कितना और किस विधि से प्रोडक्शन करना है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और वास्तव में जो हमने प्रोडक्शन किया है वह पूरी हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, इस बात को भी पूरा सुनिश्चित करने के लिए ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस पर कंट्रोल बनाए रखें कि हमारे प्रोडक्शन बहुत अधिक एक्सेस में न बन जाए और मार्केट में बहुत ज़्यादा माल यदि बन करके फिनिश गुड्स आ जाता है तो उसके रेट बहुत डाउन माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसकी हमारी प्रोडक्शन में हमने कुछ कमी कर दी होगी, जिसके कारण हमने इतना सारा माल एक साथ मार्केट में निकाल दिया। इसलिए समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। किस समय में कितनी मांग है उसके आधार पर ही हमें प्रोडक्शन को भी मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या निकालना चाहिए। तो ये जो कार्य होता है वो प्रोडक्शन कंट्रोलर का होता है। जितना माल उत्पादित किया है उन सभी को इस गति से हम अपने गोडाउन में या मार्केट में निकालें जिसमें कि उनका कंज्यूम भी होता रहे, उसका उपयोग भी होता रहे, और ताकि जब भी हम हमारे माल को हमारी फैक्ट्री से बाहर करें तो वो एकदम फ्रेश लगे और ऐसा लगे कि यह अभी ही इसका प्रोडक्शन हो करके और बाहर आया है। इस विषय में जो आजकल एक्सपायरी डेट देखी जाती है उसका काफ़ी महत्व बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रत्येक उत्पाद होता है उस पे प्रोडक्शन की डेट भी होती है, मतलब उत्पादन की डेट होगी, तिथि होगी, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन की जाती है। इसलिए प्रोडक्शन के कंट्रोल को करते हुए एक अच्छा कंट्रोलर वही होगा जो मांग के अनुसार उसकी पूर्ति भी समय समय पर करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। Break even point is that the level of sales or production at which enterprise neither earns profit nor suffers loss. It is therefore called as the level of no profit, no loss. Sell beyond these points result into profit, and sell below this point means loss for the organization. Hence, every business unit attempts to calculate the break-even point. It is very effective tool for control. It is therefore called as the level of no profit, no loss. न प्रॉफिट हो न लॉस हो, बीच का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम अपने उत्पाद को या हम अपने जो किस्म नियंत्रण को इस प्रकार कंट्रोल करें कि उसमें हमारा बहुत एक्सेस भी प्रॉफिट ना हो और बहुत नीचे पॉइंट पर जाने पर लॉस भी ना हो। हमारे सेलिंग एंड प्रोडक्शन का वह पॉइंट जहाँ पर बिजनेस को न तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो और न ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन कर पाए। It is very effective tool of control that if the sales are below this level, proper steps must be taken to ensure that at least break-even point is achieved. Then further steps are taken up to increase sales beyond this level.
कंट्रोलिंग की जो दृष्टि से हम देखें तो सम विच्छेद विश्लेषण बहुत उपयोगी होगा। यदि उत्पादन या बिक्री की मात्रा इस पॉइंट के नीचे आ रही हो तो उसमें हम अपेक्षित सुधार करें और उस सुधार के लिए तुरंत कोई कारगर उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। और जब हम इसे लागू करते हैं तो हमारी कॉस्ट और हमारे प्रोडक्शन है उनकी पूर्ति भी हो जाती है और इसके लिए न लाभ न हानि वाला बिंदु, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट को भी हम पूरा फुलफिल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जितने पॉइंट हमने यहाँ पर देखे हैं जो कि हमारे पॉइंट्स थे कंट्रोलिंग के, जो सेकंड पॉइंट थे स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ मैथ कंट्रोलिंग, इसके पॉइंट्स जो हमने देखे हैं यहाँ पर, ये जो सेकंड नंबर पे हमने देखा था टेक्निक्स के सेकंड पॉइंट के रूप में, यहाँ सब पॉइंट हमने ये देखे हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको समझ करके और लर्न भी करना है और अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी करना है। इसके बाद अब हम देखेंगे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग।